हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए इतिहास विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेपीएससी, बीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारियों में लगे हैं। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है इसे मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के इतिहास विषय के सिलेबस से लिया है और ये टॉपिक है ऋग्वैदिक काल के दौरान समाज। और इसे जो मैंने प्रश्न बनाया है वो प्रश्न है पूर्व ऋग्वैदिक युग के लोगों के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। ये आज का प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर लेखन में जिस किताब की मैंने मदद ली है वो किताब है प्राचीन भारत। ये कक्षा 11 के लिए इतिहास की ये पाठ्य पुस्तक है और यह ओल्ड एनसीईआरटी की किताब है। और एक और किताब जो है जिसका मैंने मदद लिया है वो है कुमार एंड कुमार की प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। इस किताब का भी हेल्प मैंने लिया है और इन दोनों किताबों का मदद लेकर के मैंने आज के प्रश्न का उत्तर लिखा है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानें कि इस प्रश्न के उत्तर लेखन में मैंने इसके कितने भाग किए हैं। इसके मैंने 3 भाग किए हैं। एक तो है भूमिका, दूसरा है मुख्य भाग और तीसरा निष्कर्ष का है। भूमिका में मैंने थोड़ा बहुत आर्य के बारे में और ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में बताते हुए समाज के बारे में दो चार लाइन मैंने लिखा है। और फिर मुख्य भाग में मैंने समाज का विस्तृत वर्णन किया है जिसमें मैंने अलग अलग खंड में बांट करके इसका उत्तर लिखा है और लास्ट में मैंने निष्कर्ष लिखा है। सबसे पहले हम लोग भूमिका को जानते हैं। भूमिका में मैंने लिखा है कि भारत में आर्यों का आगमन कई खेपों में हुआ। सबसे पहले खेप में जो आए वे ऋग्वैदिक आर्य थे जो भारतीय उपमहाद्वीप में 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं। इनकी सभ्यता की पूर्वकालिक जानकारी हमें ऋग्वेद नामक ग्रंथ से मिली, इसलिए इनकी सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता कहा गया। अब मैं आपको आसान शब्द में बताऊं तो भारत में आर्यों का जब आगमन हुआ तो वो कई खेपों में हुआ था और जो पहली खेप में जो आर्य आए उनको ऋग्वैदिक आर्य कहा गया और ये वर्ष था 1500 ईसा पूर्व का। और चूँकि इनके सभ्यता की जानकारी हम लोगों को ऋग्वेद नामक एक ग्रंथ से मिलती है, इस कारण से इनकी सभ्यता को क्या कहा गया, तो वो कहा गया ऋग्वैदिक सभ्यता। और इनके समाज के बारे में चूँकि हम लोगों को पढ़नी है तो समाज पे आते हैं कि ऋग्वैदिक समाज की मिली जानकारियों से हमें यह पता चलता है कि पूर्व ऋग्वैदिक युग में समाज 2 वर्गों आर्य और आर्योत्तर जातियों के मिलने से बना था। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का स्थान प्राप्त था। समाज कबीलाई था और पुरुष प्रधान समाज था, फिर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो ऋग्वैदिक युग था उसमें समाज 2 वर्गों में बटा था, आर्य और आर्योत्तर। इन दोनों जातियों के मिलने से ही समाज का वर्ग था और समाज में प्रत्येक व्यक्ति की बराबर स्थिति थी, वो समानता की स्थिति थी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, समानता की स्थिति थी। समाज भले पुरुष प्रधान समाज था लेकिन महिलाओं को भी शिक्षा के अधिकार मिले हुए थे, यज्ञ में शामिल होने के अधिकार थे, धार्मिक क्रियाकलापों में भी भाग लेने का उनका अधिकार था, बहुत सारे अधिकार उनको मिले हुए थे और समानता का अधिकार वहाँ मिला हुआ था। और महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। शुरुआती चरण में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी। पूर्व ऋग्वैदिक युग के सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन निम्न है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका विस्तार में इसका वर्णन देखते हैं। थोड़ा मैंने यहीं पे डायग्राम बनाया है ताकि यहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे वैदिक काल यहाँ मैंने लिखा है, फिर इसके 2 भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। चूँकि हम लोगों को ऋग्वैदिक काल पढ़ना है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा फोकस किया है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का ये काल था। और वैदिक काल की जानकारी का जो स्रोत मिला है वो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग इसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानें, कौन कौन से भाग को मैंने कवर कराया है। तो ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, इसमें हम लोग जानेंगे वर्ण व्यवस्था, परिवार, विवाह, समाज में स्त्रियों का स्थान, वस्त्र, श्रृंगार और आभूषण, भोजन और पेय पदार्थ, आमोद प्रमोद और अन्य में और मैंने बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया। उसी में मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, घर किस तरीके को होते थे, इन सभी को मैंने 2-4 लाइन में इसको मैंने वहाँ लिखा है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। आर्यों का सामाजिक जीवन प्रारंभ में वर्ग भेद की भावना से रहित था।
हर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति सामान्य थी। समाज का वर्गों में विभाजन सामाजिक तथा आर्थिक सुविधा के लिए थोड़ा किया गया था, थोड़ा बहुत वो अगर वर्ग में विभाजन किया भी गया था तो वो सामाजिक और आर्थिक सुविधा के लिए किया गया था। इसी में एक उदाहरण मिलता है जिसके अनुसार एक व्यक्ति का पिता वैद्य था, माता अनाज पीसने वाली थी और वह स्वयं क्या था, तो वो स्वयं एक कवि था। व्यवसाय को पैतृक रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसा नहीं था कि अगर पिताजी लोहार हैं तो पुत्र को भी लोहार का ही काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि अगर उसके पिता वैद्य थे, माता अनाज पीसने वाली थी, लेकिन पुत्र जो था वो कवि था। तो अलग अलग इन लोगों के अपने अपने कार्य थे। तो इस व्यवसाय का पैतृक रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन थोड़ा और समय जब बदला तो उस समय में वर्ण व्यवस्था की दिशा में पहला कदम आर्यों ने अपने रक्त की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए उठाए थे। थोड़ा सा पहला जो कदम था वर्ण व्यवस्था के तरफ, तो उसमें क्या था कि जो आर्य थे उन्होंने रक्त की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक कदम उठाया। उनका ये भय था कि अनार्यों के साथ यदि वो घुलेंगे मिलेंगे तो उनका जो आर्यत्व है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे उनको ऐसा भय था आर्यों को कि अगर वो अनार्यों के साथ घुल मिल गए तो उनका जो आर्यत्व है वो नष्ट हो जाएगा, और इसी कारण से वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया गया। इस प्रकार से पूर्व ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी और इसमें काफ़ी लचीलापन देखा गया था। लेकिन आने वाले समय में जो वर्ण व्यवस्था थी वो उसमें दो भाग हुए, आर्य और अनार्य के। लेकिन जाति जो थी वो नहीं थी। पूर्व ऋग्वैदिक काल में जाति का भी उद्भव नहीं हुआ था। अब हम लोग जानेंगे परिवार के बारे में। ऋग्वैदिक काल में सुसंगठित पारिवारिक जीवन का विकास हो चुका था। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रधान गृहपति कहलाता था। जो ऋग्वैदिक काल में जो परिवार था वो काफ़ी सुसंगठित था और काफ़ी विकसित था। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी और परिवार जो था उसका प्रधान गृहपति कहलाता था और परिवार पितृसत्तात्मक थी। और जो पत्नी होती थी, जैसे जो पति होते थे परिवार के, उनकी जो पत्नी जो होती थी वो गृह स्वामिनी कहलाती थी। परिवार पितृसत्तात्मक था तथा संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। परिवार में पिता के अधिकार असीमित थे। पिता के कार्य निम्न थे: परिवार के सदस्यों की सुख सुविधा का ख्याल रखना, धन जन की रक्षा करना, यज्ञ संबंधित कार्यों का संपादन करना। परिवार के सदस्यों को कठोर देने के भी अधिकार जो थे वो पिता के पास होते थे। अधिकार सामान्यतः अधिकतर सामान्यतः पिता जो होते थे वो उदार और दयालु होते थे। यहाँ पर अधिकतर होगा, अधिकतर पिता जो माफ़ कीजिएगा, सामान्यतः पिता उदार और दयालु होते थे। ये इसका भाग है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी। एक परिवार में विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे। एक परिवार में अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे। जैसे लड़कियों को विवाह के समय में पिता के संपत्ति का कुछ अंश जो होता था वो प्राप्त होता था, लेकिन पिता के संपत्ति की जो उत्तराधिकारी नहीं होती थी वो पुत्री नहीं होती थी, वो पुत्र होता था। अब हम लोग जानेंगे विवाह के बारे में। ऋग्वैदिक काल में विवाह एक पवित्र सामाजिक संस्कार के रूप में स्वीकृत हो चुका था। 16 से 17 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह होता था। जीवन साथी चुनने का पर्याप्त अवसर मिलता था। इसमें दहेज प्रथा नहीं थी। एकल विवाह की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन बहु विवाह के भी उदाहरण मिले हैं। इस काल में विधवा विवाह और नियोग प्रथा भी चालू थी। बाल विवाह जैसी दूषित प्रथा नहीं थी। देखिए, इस 16 से 17 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह किया जाता था। जीवन संगनी चुनने का पूरा अधिकार मिलता था। जीवन साथी चुनने का भी पर्याप्त अवसर मिलता था। दहेज प्रथा नहीं था और एकल विवाह का प्रचलन था, लेकिन बहु विवाह के भी उदाहरण मिले हैं। इस काल में विधवा विवाह और नियोग प्रथा भी थी और बाल विवाह जैसी दूषित प्रथा नहीं थी। और ये एक चीज़ और भी था कि स्त्रियां जो थी, जैसे सती प्रथा का कोई अवशेष या फिर किसी तरह का कोई जानकारी जो है वो नहीं मिली है।
पूर्व ऋग्वैदिक काल में। समाज में स्त्रियों का स्थान अब हम लोग जानेंगे, क्या स्त्रियों का क्या स्थान था समाज में। पूर्व ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था। स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उच्च शिक्षा इनको दिया जाता था, कन्याओं को उच्च शिक्षा दिया जाता था। सामाजिक और धार्मिक अधिकार पति पत्नी के समान होते थे। ऐसा नहीं कि परिवार में पति को ही सारे अधिकार प्राप्त हैं, पत्नी को नहीं। सामाजिक और धार्मिक अधिकार जो थे वो सब कुछ मिला हुआ था पति पत्नी को समान रूप से। स्त्रियां जो थीं यज्ञों और उत्सवों में भाग लेती थीं। इस युग में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। घोषा, लोपामुद्रा, विश्वरा जैसी नारियां जो थीं वो ऋषि पद प्राप्त कर चुकी थीं। तो समाज में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। देखिए 20 नंबर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है, स्त्रियों की स्थिति किस तरीके की थी उसका आप वर्णन करें, या वर्ण व्यवस्था किस तरीके का था उसका वर्णन करें। तो ऐसे प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। भोजन और पेय, इसके बारे में जानें। भोजन सादा और पौष्टिक था। आर्य कृषक और पशुपालक थे, इसलिए साग सब्जी भी ये लोग सेवन करते थे और मांसाहारी भी थे। घोड़े का मांस जो था तो वह अश्वबलि के अवसर पर खाया जाता था। घोड़े का मांस जो था वो जब अश्वबलि दिया जाता था उस समय में खाया जाता था। जल और दूध के साथ सोमरस और सोरा का सेवन होता था। ऋग्वेद के ऋचाओं में सोमरस की प्रशंसा की गई है। सोमरस की प्रशंसा की गई है ऋग्वेद की ऋचाओं में, यानी कि सोमरस और सूरा का सेवन किया जाता था। मांसाहार का भी सेवन होता था और साग सब्जी के भी, क्योंकि कृषि और पशुपालन दोनों हो रहे थे। अब हम लोग जानेंगे वस्त्र, श्रृंगार और आभूषण। एक पॉइंट छूट गया है, नंबरिंग गलत हो गया। वस्त्र, श्रृंगार और आभूषण। आर्य साधारण वस्त्र पहनते थे। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे, अधोवस्त्र, अधिवास और पेशस। वे मृग छाले का भी प्रयोग करते थे। पुरुष पगड़ी बांधते थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। आमोद प्रमोद। आर्य जीवन के प्रति उदासीन नहीं थे। अवकाश का समय जो होता था उसका ये लोग उपयोग करते थे। संगीत, नृत्य, जुए, घुड़दौड़, रथ दौड़, आखेट, मल्लयुद्ध के द्वारा ये अपना अवकाश के समय में मन को बहलाते थे। अन्य भाग में मैंने शामिल किया है। पूर्व ऋग्वैदिक काल में आर्य बांस, लकड़ी तथा फूस का घर बनाते थे। विधवा स्त्रियों के अग्निदाह का प्रथा नहीं था। जैसा मैंने बताया कि स्त्रियां जो अग्निदाह कर लेती हैं, सती हो जाती थी, तो उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। दीर्घायु होने के लिए जादू मंत्र तथा प्रार्थना का सहारा लिया जाता था तथा जड़ी बूटी का भी प्रयोग किया जाता था स्वस्थ रहने के लिए। मौखिक शिक्षा की व्यवस्था थी तथा विद्यार्थी जो थे वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये समाज के बारे में मैंने यहाँ बताया है, ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में। अलग अलग भाग में अगर किया जाए तो काफ़ी विस्तृत ये विषय है ऋग्वैदिक कालीन समाज का। लेकिन शब्द संख्या को भी ध्यान में रखना था। अब हम लोग चलेंगे निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पूर्व ऋग्वैदिक समाज में सामाजिक कुरीतियाँ ना के बराबर थीं और समाज में शांति व्यवस्था के साथ समानता विद्यमान थी। यहाँ पर साथ होगा, के साथ समानता विद्यमान थी। तो ये मैंने निष्कर्ष में लिखा है। तो आज की क्लास में आपने जाना ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में। कल के क्लास में हम लोग आर्थिक और धार्मिक जीवन को जानेंगे। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक और धार्मिक जीवन, ये नेक्स्ट क्लास होगा। फिर हम लोग ज्योग्राफी के क्लास को लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं।